Hello guys, welcome all of you in this lecture. In this lecture we will discuss a very important topic which is study flow energy equations। और ये इतना ज़्यादा important topic है कि आप किसी न किसी भी एग्ज़ाम में minimum one question definitely you will get from this topic। और ये जो topic है आपका थोड़ा सा इसमें fluid mechanics का इसमें concept आ जाता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। एंड आपका ये थर्मल का तो पार्ट है ही। तो ये टॉपिक आप जब पूरा कंप्लीट कर जाओगे तब आप देखना कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप चाहे एसएससी जेईई ले लो, चाहे आपके सेमेस्टर में अभी जैसे आप फोर्थ सेमेस्टर में सपोज अगर ये वीडियो देख रहे हो तो फिर अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर जब फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे तो वहाँ आपका एक सब्जेक्ट निकल के आएगा पावर इंजीनियरिंग। फिर आप जब आगे जाओगे तो आपका निकल के आएगा आरएसी। एंड दिस टॉपिक इज़ बेनिफिट फॉर ऑल दीज सेमेस्टर पेपर्स। ठीक है, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये टॉपिक बस आपका सिर्फ इसी सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या बोला कि मिनिमम इन सारे एग्जामिनेशन में आप एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, डू नॉट स्किप द वीडियो, वॉच up to till the end and you will understand each and every कंसेप्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो आपको नोट्स कैसे बनाना है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिक्टेट एवरीथिंग इन दिस स्मार्ट बोर्ड। सब कुछ मैं यहाँ पे पहले आपको डिक्टेट करूँगा, उसके बाद मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है एंड फ्रॉम देयर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम योर मोबाइल एंड यू कैन मेक नोट्स। ओके, तो पहले मैं पूरा कंसेप्ट आपको मैं देने वाला हूँ, उसके बाद आप क्या करोगे जब मैं वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स डिस्कस करूँगा एंड फ्रॉम देयर यू कैन मेक योर क्लास नोट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप यू ऑल गाइज आर वेरी much excited to study this topic which is study flow energy equation. So let's start. तो the name in which written study flow energy equation itself इंडिकेट्स अबाउट द टॉपिक। मतलब ये जो नाम इसमें लिखा हुआ है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो ये टॉपिक अपने आप में बताता है भैया कि आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ाई करनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो टॉपिक आपका क्या लिखा हुआ है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ओके, तो देखो, तो अगर मैं बात करूं तो टॉपिक का नाम हमारा है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो भैया सबसे पहले तो यहाँ दो वर्ड हमें मिल गया, क्या, स्टडी फ्लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टडी फ्लो। मतलब स्टडी फ्लो का मतलब होता क्या है, ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ते हो। ठीक है, तो फिर मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में बताऊँगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। और दूसरा यहाँ पे आगे आपको दिख रहा है एनर्जी इक्वेशन। क्या दिख रहा है आपको, एनर्जी इक्वेशन। It means what? Steady flow energy equation is nothing but the concept of steady flow and energy equation। इन दोनों को कंसेप्ट को मिला के भैया ये टॉपिक हमें बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज स्टडी फ्लो। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कि स्टडी फ्लो होता क्या है। तो सबसे पहले अगर कोई अगर आपसे बात करे कि व्हाट इज फ्लो, तो फ्लो कुछ नहीं होता है द डिफॉर्मेशन रेट ऑफ फ्लूइड। जो कोई भी फ्लूइड होता है, फ्लूइड जैसे कि अगर मैं बात करूँ फ्लूइड की कैटेगरी में कौन कौन आता है, आपका लिक्विड भी हो गया और गैस भी हो गया। तो लिक्विड का जो डिफॉर्मेशन होता है, कौन सा डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो बोल देते हैं। कि भैया ये जो फ्लूइड है, तो फ्लूइड क्या होगा टाइम के साथ जैसे जैसे फ्लूइड आगे जाएगा तो ये क्या करता है, ये डिफॉर्म होता है। तो इसी डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड को बोल देते हैं क्या, फ्लो बोल देते हैं। तो किस तरह के फ्लो को हम लोग स्टडी फ्लो बोलेंगे ये हमें समझना है। ठीक है, तो स्टडी फ्लो क्या बोलता है कि सपोज मान लो दिस इज़ द कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम मीन्स व्हाट, कि ये एक ऐसा वॉल्यूम होता है जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, मतलब सारा चीज़ स्टडी में इस वॉल्यूम के अंदर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी वॉल्यूम को मैंने क्या बोल दिया, कंट्रोल वॉल्यूम। जैसे कि आप पढ़ते हो कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम भी आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वेयर योर स्टडी इज़ फोकस्ड। ठीक है, उसी तरह से कंट्रोल वॉल्यूम भी एक ऐसा वॉल्यूम होता है जहाँ पे मुझे एक स्टडी करना होता है। और आप यहाँ पे क्या स्टडी करते हो, आप यहाँ पे ये स्टडी करोगे कि यहाँ पर जो लिक्विड एंटर कर रहा है ये मान लो इसका एंट्री पॉइंट है और फ्रॉम हियर द फ्लूइड विल एग्जिट। ठीक है, तो आप यहाँ देखने चाहते हो कि भैया ठीक है फ्लूइड जो एंटर कर रहा है इसका मास फ्लो रेट कितना एंट्री कर रहा होगा इनलेट कंडीशन में। ठीक है, कुछ मास फ्लो रेट रहेगा फ्लूइड का। मास फ्लो रेट का मतलब क्या, कि कितना पर सेकंड में कितना मास ऑफ फ्लूइड इस सेक्शन से पास कर रहा है। और एट द सेम टाइम भैया यहाँ पे फ्लूइड एग्जिट भी करेगा, तो यहाँ पे मास फ्लो रेट ऑफ एग्जिट भी होगा। समझ रहे हो? ठीक है, और ये जो फ्लूइड एंटर करेगा ना, तो फ्लूइड जब एंटर करेगा तो उस फ्लूइड के साथ रहती है एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी एट इनलेट कंडीशन और यहाँ पर रहेगी एनर्जी एट आउटलेट कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी फ्लो, तो स्टडी फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जहाँ पर आपका
जो मास फ्लो रेट एट इनलेट एंड मास फ्लो रेट एट एग्जिट विल बी इक्वल अकॉर्डिंग टू द स्टडी फ्लो। और एनर्जी एट इनलेट कंडीशन जितना रहेगा उतना ही आपको मिलने वाला है एनर्जी एट आउटलेट कंडीशन। ये दो कंडीशन क्या हो गया भैया, समझते हैं। स्टडी का मतलब अगर आप हिंदी में अगर उसका मीनिंग देखोगे तो स्टडी का मतलब क्या होता है, स्थिर। और स्टडी स्टेट का मतलब हो गया अवस्था। मतलब स्थिर अवस्था का मतलब क्या हो गया कि जितना फ्लूइड यहाँ पे एंटर करने वाला है, ठीक है, जितना भी फ्लूइड यहाँ पे एंटर करेगा एंड सेम रेट का जो फ्लूइड का होगा यहाँ पर एग्जिट भी होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या कि यहाँ पे मास ना ही क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है। जितना मास यहाँ पे एंटर किया उतना ही बाहर चला गया। ये एक फर्स्ट कंडीशन होता है स्टडी फ्लो का। उसके बाद सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि जो भी फ्लूइड यहाँ पे एंटर करने वाला, जो लिक्विड यहाँ पे एंटर करेगा, वट एवर द एनर्जी विल बी एट इनलेट कंडीशन द सेम एनर्जी यू विल गेट एट आउटलेट कंडीशन। तो भैया ये दो कंडीशन जहाँ फ्लो हो गया उस तरह का फ्लो का हम लोग क्या बोल देंगे, स्टडी फ्लो बोलेंगे। तो अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज स्टडी फ्लो, तो स्टडी फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें कोई भी कंडीशन विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आप मान लो यहाँ पे आप अभी मान लो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे आपका टाइम आप 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड देख रहे हो, तो यहाँ पे जिस रेट से फ्लूइड एंटर करेगा ना, आप 5, 10, 15 किसी भी टाइम पे देख लो भैया, जितना फ्लूइड मान लो यहाँ पे 5 kg पर सेकेंड आपका अगर एंटर कर रहा है, तो सेम कंडीशन भैया 5 kg पर सेकंड आउटलेट कंडीशन में भी होगा। स्टडी फ्लो का मतलब ये हो गया, ठीक है। एनर्जी मतलब अगर फ्लूइड 10 किलो जूल अगर एंट्री कंडीशन में है तो आउटलेट में भी इसका कितना मिलेगा, 10 किलो जूल भी मिलेगा। तो ये दो कंडीशन जहाँ सप्लाई आपका सेटिस्फाई अगर हो गया तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। समझ में आ गया कि व्हाट इज स्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है इन विच देयर इज नथिंग चेंज विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। नथिंग मतलब किस चीज़ के बारे में, ना ही मास फ्लो रेट चेंज होगा ना ही उसके एनर्जी चेंज होने वाला। और एक चीज़, जो भी लिक्विड जैसे यहाँ पे जो एंटर कर रहा है, तो भैया जो भी सब्सटेंस मान लो लिक्विड स्टेट में एंटर कर रहा है, कहाँ पे, इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर में। तो भैया जब वो एंटर करेगा उसके बाद यहाँ से एग्जिट भी तो होने वाला है, तो इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर उसका जो भी फेज़ रहेगा, फेज़ मतलब वही अवस्था, चाहे अगर लिक्विड स्टेट में है तो वो लिक्विड में ही रहेगा, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। ये भी हमें कौन बोलता है, यही भी हमें स्टडी फ्लो ही बोलता है, ठीक है। तो स्टडी फ्लो के आपने यहाँ पे कौन कौन सा कंडीशन सीख लिया कि स्टडी फ्लो का मतलब होता है कि वैसा फ्लो जिसमें फ्लूइड का ना ही मास फ्लो रेट चेंज होगा, मतलब मास फ्लो रेट एट इनलेट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट आउटलेट देखने को मिलेगा। सेकंड कंडीशन मैंने क्या बोला कि आपका जो एनर्जी रहेगा फ्लूइड का एट इनलेट कंडीशन विल बी सेम एट द आउटलेट कंडीशन। आउटलेट कंडीशन में आपको क्या होने वाला, वो सेम होने वाला है। थर्ड मैंने बोला कि देयर विल बी नो चेंज इन द फेज। फेज मतलब कि अगर वो लिक्विड है तो भैया कंट्रोल वॉल्यूम में जब वो एंटर करेगा तब भी वो लिक्विड के फेज में ही रहने वाला है। तो फेज में भी क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। समझ में आ गया आपको। उसके बाद अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने अभी बार बार नाम किस चीज़ का ले रहा हूँ, कंट्रोल वॉल्यूम। तो आप पूछोगे सर व्हाट इज़ कंट्रोल वॉल्यूम। देखो नाम में क्या लिखा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है भैया, एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जहाँ पे भैया एरिया के साथ साथ उसमें जैसे लेंथ हो गया, विड्थ हो गया और हाइट भी हो गया, तो भैया यहाँ पे क्या बना देगा, ये किसी भी चीज़ का वॉल्यूम बना देगा। तो ये 3 डायमेंशनल स्टेट होता है। तो कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसा वॉल्यूम है जहाँ पे आप कंट्रोल करने वाले हो, मतलब ये आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये एक आपका एक ऐसा स्पेस का वॉल्यूम है जहाँ पर आपका एक इंटरेस्ट रहता है। और उस वॉल्यूम के अंदर आप क्या देखते हो कि कितना फ्लूइड एंटर कर रहा है और कितना वॉल्यूम, मतलब उस वॉल्यूम से अंदर जब वो फ्लूइड बाहर जा रहा होगा तो कितना फ्लूइड बाहर जा रहा है। मतलब जिस वॉल्यूम में आप सारा चीज़ स्टडी कर रहे हो वो आपका क्या हो गया, आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट हो गया। तो इसी वॉल्यूम का वो लोग नाम दे देते हैं क्या, कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये कुछ नहीं होता है, एक वॉल्यूम होता है किसी भी स्पेस में जो कि एक स्पेशल इंटरेस्ट होता है फॉर ए पर्टिकुलर एनालिसिस के कारण। एनालिसिस यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि भैया कितना मास फ्लो रेट इनलेट किया, कितना आउटलेट किया, ये सब कुछ एनालिसिस ही तो है। और ये जो कंट्रोल वॉल्यूम रहता है, कंट्रोल वॉल्यूम भी भैया देखो, कंट्रोल वॉल्यूम में तो भाई किसी ना किसी चीज़ से भैया वो एक सरफेस से इनक्लोज हुआ होगा, तो वो जिस सरफेस से इनक्लोज हुआ है, जिस सरफेस से बंधा होगा, उसी सरफेस को बोल देंगे हम लोग क्या, उस सरफेस को बोलेंगे हम लोग कंट्रोल सरफेस। जैसे आपका घर है भैया, घर का भैया चारों दीवारी जो है किसी न किसी सरफेस के एरिया सरफेस के से ही तो बंधा हुआ है ना, तो उस सरफेस को आप क्या बोल सकते हो, उस सरफेस को आप बोल सकते हो कंट्रोल
कंट्रोल सरफेस बोल सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कैसे कैसे, जैसे एक नोजल एक डिवाइस होता है। नोजल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें भैया इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी डिक्रीज, मतलब क्रॉस सेक्शन जो होता है डिक्रीज कर देता है। अगर इधर मान लो लिक्विड कोई फ्लो कर रहा है और ये कोई सेक्शन 1 है, ठीक है, और ये कोई सेक्शन 2 है, तो मैं बोलूँगा कि जो फ्लूइड है उसकी इस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा रहती है, ठीक है, और इस पॉइंट पे प्रेशर कम रहेगा। आप बोलोगे सर ये कैसे होता है? बर्नौली इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा एफएम में कि बर्नौली इक्वेशन जो होता है ये क्या बोलता है, किसी भी फ्लूइड का अगर जो मॉलिक्यूल्स होती है उसकी जो टोटल एनर्जी होता है, कौन कौन सा एनर्जी, अगर वेट पर यूनिट वेट के फॉर्म में बात करूँ तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस डेटम मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होगी। तो जब फ्लूइड फ्लो करता है ना तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड उसकी एक एनर्जी मान लो अगर घटेगी तो दूसरी एनर्जी क्या होगी, एक एनर्जी मान लो अगर ये एनर्जी घट रही है तो दूसरी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मान लो अगर हम एक ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन आपका 2 है, तो इन दोनों सेक्शन के कारण जो आप डेटम से मतलब ज़मीन से मान लो अगर इस डिवाइस का अगर ऊंचाई लेते हो तो Z1 बराबर Z2 है, मतलब इस पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। इट मीन्स व्हाट, आपका जो भी चेंज आने वाला है वो किस में आएगा, ये चेंज आने वाला आपका प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। तो भैया आप लोगों ने एक मास फ्लो रेट का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मास फ्लो रेट इक्वल टू क्या होता है, रो A1 इंटू V1। और अगर मैं बात करूँ अगर लिक्विड है तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो भैया मास फ्लो रेट मतलब इनलेट में जो भी यहाँ पे मास रहेगा वो आउटलेट में भी होगा। तो आउटलेट कंडीशन के लिए हो जाएगा रो A2 इंटू V2। तो अगर मैं V2 की बात करूँ तो V2 इक्वल आप यहाँ से लिख सकते हो A1 अपॉन A2 इंटू V1। अब मुझे बताओ इस सेक्शन का एरिया ज़्यादा होगा, बिल्कुल डेफिनेटली ज़्यादा होगा। ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, देखो ये कितना बड़ा क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, ये छोटा सा दिख रहा है, तो A1 ज़्यादा होगा A2 कम होगा, तो ये टोटल ज़्यादा होगा। तो मतलब V2 जो भी निकल के आएगा वेलोसिटी वो भैया V1 से ज़्यादा होगा। मतलब कि इस पॉइंट पे अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, अगर काइनेटिक एनर्जी 1 हो जो होगा और इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी 2 बोल रहे हैं, तो कहाँ का ज़्यादा होगा, जहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि हाफ mv² होता है मास, तो भैया कांस्टेंट रहेगा। तो हाफ mv2² जब लिखोगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गया। तो भैया अगर मान लो ये एनर्जी अगर ज़्यादा हो गया तो भैया प्रेशर एनर्जी को तो कम होना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों का जो कांस्टेंट है ये प्लस जो समेशन है ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको आप इस तरह से समझो। इसको क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो इसको समझना आपको कुछ इस तरीके से है कि मान लो सपोज़ कि 20 सपोज़ आपको 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 70 है। अब आपको मान लो इधर 70 ही रखना है, ठीक है। सपोज ये आपका प्रेशर एनर्जी मान लो इस कंडीशन में आपका 50 है और आपका जो काइनेटिक एनर्जी वो 20 है, लेकिन मान लो ये 20 से बढ़ के 50 हो गया और ये 50 से घट के कितना हो गया 20, लेकिन जो टोटल समेशन वो क्या होगी, वो तो कॉन्स्टेंट ही हो गया। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि भैया इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो नोजल के केस में जो होता है प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होता है और काइनेटिक एनर्जी भैया बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है। तो मैंने बोला कि भैया ये जो आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है इसको हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम मान सकते हैं, किसको, इस वाले को, कि यहाँ पे जब फ्लूइड एंटर करेगी तो भैया इस पर क्या क्या चेंजेस होने वाला है, ये जो भी कुछ आप इस पर स्टडी करोगे तो इसको हम लोग भैया कंट्रोल वॉल्यूम बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग जो बढ़ने वाले हैं एक इसमें कंसेप्ट आपका निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि फ्लो वर्क। तो भैया फ्लो वर्क का नाम से समझ में आ रहा है ये कैसा वर्क करेगा, फ्लो, मतलब किसी भी चीज़ को फ्लो करवाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को हम लोग बोल देंगे क्या, फ्लो वर्क बोलेंगे। जैसे कि सपोज एक कंट्रोल वॉल्यूम का एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल ले रहे हैं, कंट्रोल वॉल्यूम का। उस कंट्रोल वॉल्यूम में क्या होने वाला है कि इस डायरेक्शन में लिक्विड जो है एंटर करेगा और भैया इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में वो एग्जिट कर जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैं डैश में बना रहा हूँ, ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम मतलब क्या, ये एक ऐसा वॉल्यूम है मेरा इंटरेस्ट का जिसमें मैं देखूंगा कि भैया कि जो लिक्विड आ रहा है उसका मास फ्लो रेट जब इनलेट में हो रहा था कितना रहेगा, आउटलेट में कितना रहेगा, एनर्जी इनलेट में कितना रहेगा, एनर्जी आउटलेट में कितना रहेगा, समझ रहे हो। तो फ्लो वर्क क्या होता है कि सपोज देखो अब मान लो लिक्विड होगा तो लिक्विड भैया किस चीज़ से मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो सपोज करो एक छोटा सा एक मान लो इस तरह से मॉलिक्यूल आप एज्यूम कर लो कि एक मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पे लिक्विड का है, ये बह के मान लो ये अंदर जाने वाला है, तो यार ये अंदर के अपने आप चल जाएगा, नहीं चलेगा भैया। मान लो इस सेक्शन पर अगर ये सेक्शन 1 है और इस सेक्शन का प्रेशर क्या है, P1 है, ठीक है। तो भैया मतलब पीछे से जब तक कोई इसको पुश नहीं करेगा, ढकलेगा नहीं भैया, तब तक ये एंटर नहीं करेगा, इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आएगा ही नहीं। तो मान लो कि एक एज्यूम कर लेते हैं कि पीछे इसका एक इमेजिनरी पिस्टन होगा जो इसको भैया P प्रेशर से
और इस कंडीशन का हमको एरिया मान लो पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और L1 डिस्प्लेसमेंट करवा देता है, तो ये जो आपका निकल के आ गया, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, फ्लो वर्क बोल देंगे। तो फ्लो वर्क कुछ नहीं होता, ये एक ऐसा वर्क होता है जहाँ पर किसी भी फ्लूइड पार्टिकल को कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर एंटर करने के लिए वर्क लगता है, और सेम मान लो ये जब एंटर कर जाएगा तो भैया इसको एग्जिट भी तो करना है, तो एग्जिट करने के लिए भी इसको पीछे से जो भैया P2 इंटू एरिया A2 इंटू L2, तो ये जो भैया लगेगा ये एग्जिट के कारण आपका फ्लो वर्क होने वाला है। तो फ्लो वर्क अगर कोई सिंपल से पूछेगा तो क्या होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल वॉल्यूम में एंट्री करने के लिए या एग्जिट करने के लिए जो वर्क लगता है, दैट वर्क इज नॉन एज फ्लो वर्क। उस वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो वर्क बोलेंगे। तो अगर फ्लो वर्क अगर हम लोग बात करें इनलेट के केस में, तो ये देखो फ्लो वर्क इनलेट के केस में कितना हो जाएगा, तो फ्लो वर्क भैया आप क्या लिखते हो, अभी यहाँ पे मैंने लिखा फ्लो वर्क इज नथिंग बट दिस इज द मल्टी डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्रेशर P1 इंटू A इंटू L1 को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं V1। तो फ्लो वर्क अगर बात करें इनलेट के कंडीशन में तो ये निकल के आ जाएगा आपका P1 इंटू V1, ठीक है। और आउटलेट के केस में कितना निकल के आएगा, P2 इंटू V2। आई होप गाइज यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट व्हाट इज स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट कुछ नहीं होता है, स्टडी स्टेट किसी भी फ्लूइड का ऐसा फ्लो होता है जिसमें उसकी कोई भी कंडीशन टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, चाहे वो मास फ्लो रेट रहे, चाहे उसकी एनर्जी रहे, चाहे उसका फेज रहे। आई होप ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा, फिर हम लोगों ने समझा कि भैया व्हाट इज़ नोजल। जो होता है नोजल एक ऐसा डिवाइस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर एनर्जी जो होता है डिक्रीज करता है और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे बहुत बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं कि सर प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो सर अगर मान लो यहाँ पे अगर एक फर्स्ट वाले सेक्शन पे एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर आपका कम होना चाहिए, नहीं भैया ये एक फ्लूइड का डायनेमिक कंडीशन है। डायनेमिक मतलब क्या, फ्लूइड यहाँ पे बह रहा है, समझ रहे हो। और ये जो फॉर्मूला ये स्टैटिक कंडीशन में, मतलब जब फ्लूइड कहीं पे रुका हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे डायनेमिक के केस में अप्लीकेबल नहीं होता है। गॉट द पॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने समझा फ्लो वर्क। व्हाट इज फ्लो वर्क, इट इज़ द वर्क विच इज़ रिक्वायर्ड टू एंटर अ मॉलिक्यूल इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम और एग्जिट फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम। तो उसको भैया एंट्री करने के लिए और एग्जिट करने के लिए जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होती है जिस वर्क को, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, फ्लो वर्क बोल देंगे, ठीक है। तो देखो ये सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे बड़े अच्छे से समझा कि क्या क्या होता है। स्टार्टिंग में मैंने बात किया कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब हम लोग मेन ये समझने वाला है कि व्हाट इज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन समझने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग सारा जो भी कंसेप्ट हमको रिक्वायरमेंट था स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए वो सब कुछ आप लोग यहाँ पे समझ चुके हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक जिसका नाम क्या, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। बेसिक कंसेप्ट आपको पता चल गया। तो देखो सबसे पहले हम लोग का क्या करना है, जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है एंड दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नॉन एज कंट्रोल वॉल्यूम एनर्जी एनालिसिस। इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम एनर्जी एनालिसिस, इसी को बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज मत करना, कहीं पे अगर मान लो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ना लिखे अगर ये दिख गया तो इसका मतलब भी सेम होता है। और ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ओपन सिस्टम के लिए ये काम करता है। कौन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो गाइस अब हम लोग समझते हैं, इसमें हम लोग को समझना क्या है कि सबसे पहले तो एक कंट्रोल वॉल्यूम हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब क्या, ये एक ऐसा वॉल्यूम रहेगा जहाँ पे फ्लूइड एंटर करेगा और एग्जिट करेगा। और हम लोग को देखना है कि कौन कौन से फ्लूइड की एनर्जी रहती है जब वो एंट्री करता है और कौन कौन से उसकी एनर्जी रहेगा जब वो एग्जिट करेगा। तो मान लो दिस सेक्शन इज सेक्शन 1 एंड दिस सेक्शन इज सेक्शन 2। तो ये मान लो डेटम है। डेटम मतलब कुछ नहीं, मान लो धरती पे आप खड़े हो तो उसको मैंने क्या बोल दिया, डेटम बोल दिया। धरती से ऊपर मान लो ये कंट्रोल वॉल्यूम Z1 हाइट पे रखा हुआ है और ये Z2 हाइट पे रखा है। एंड जब भी आपको कोई भी चीज़ हाइट के रेस्पेक्ट में देखते हो तो एक एनर्जी आपका दिमाग में आ रहा होगा विच इज़ नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, स्टेट इज ऊर्जा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है गाइज। तो अगर मैं बात करूँ ये सेक्शन 1 है, तो सेक्शन 1 में मान लेते हैं कि जो भी लिक्विड यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा उसका इंटरनल एनर्जी E1 है, प्रेशर P1 है, वेलोसिटी आपका जो वेलोसिटी है वॉल्यूम जो है V1 है, वेलोसिटी को यहाँ C से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो वेलोसिटी है C1 है और Z1 इसका हाइट हो गया। एंड सेम एज इट इज़ U2 इसका हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, P2 हो जाएगा प्रेशर, V2 हो जाएगा वॉल्यूम, C2 हो जाएगा वेलोसिटी एंड Z2 विल बी इट्स डेटम एट सेक्शन 2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखो
ये सब कुछ समझ में आ गया। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये एक जो कंट्रोल वॉल्यूम है, इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो फ्लो है वो किस तरह का फ्लो है, तो ये यहाँ पे स्टडी फ्लो है। कैसा फ्लो है, ये यहाँ पे स्टडी फ्लो है। तो स्टडी फ्लो यहाँ पे क्या बोलता है भैया कि मास फ्लो रेट जो होता है एट इनलेट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट आउटलेट कंडीशन में, यह पढ़ चुके हो। और ये भी बोलता है कि एनर्जी एट इनलेट जितना भी होगा वो एनर्जी एट आउटलेट भी आपको मिलने वाला है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगा के देखते हैं कि मतलब जो एनर्जी है इनलेट में वो कौन कौन सी एनर्जी रहेगी, और जब वो आउटलेट कंडीशन रहेगा उस समय कौन सी एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो मान लो जो इनलेट कंडीशन में है उस सारे एनर्जी को एक साइड में लिखेंगे और आउटलेट वाले एनर्जी को सारे एक साइड में लिख के दोनों को हमें इक्वल करना है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। तो एनर्जी कैरिड इनटू द सिस्टम, मतलब एनर्जी कैरिड इनटू द सिस्टम मतलब कि जो लिक्विड है वो सिस्टम में एनर्जी कैरी करके आ रहा है, कौन कौन सी एनर्जी उसको देखने वाले हैं। प्लस फ्लो वर्क रहेगा, क्या रहेगा, फ्लो वर्क की मतलब यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल रहेगा उसको भैया अंदर ले जाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा उसको हम लोग फ्लो वर्क बोल रहे हैं। प्लस मान लो इस सिस्टम में से इस कंट्रोल वॉल्यूम में क्यू हीट ऐड कर रहे हैं तो भैया इनलेट में क्यू भी आ जाएगा, और कंट्रोल वॉल्यूम आपको डब्ल्यू वर्क दे रहा है। ठीक है, तो वर्क दे रहा है ये किस कंडीशन में आएगा, ये आउटलेट कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पर भी ये लिखेंगे कि एनर्जी कैरिड मतलब कौन सी एनर्जी बाहर लेके जाएगा फ्लूइड, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। प्लस फ्लो वर्क भी तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि भैया इसको इस मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर भी तो निकलना है। प्लस डब्ल्यू का वर्क हो गया है। तो एनर्जी कैरिड जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, तो कौन सा एनर्जी कैरिड करता है ये, तो देखो इस एनर्जी को, तो ये जो एनर्जी रहता है दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, प्लस आपका इंटरनल एनर्जी, दिस इज एनर्जी कैरिड बाय द फ्लूइड व्हेन इट एंटर टू द सिस्टम। और फ्लो वर्क विच इज़ P1 इंटू V1 एंट्री कंडीशन में, और मान लो आपने Q हीट ऐड कर दिया, और आउटलेट कंडीशन में ये क्या निकल के आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो भी आउटलेट कंडीशन में रहेगा फ्लूइड के साथ कैरी करके जो वो बाहर जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो आउटलेट कंडीशन में होगा, प्लस इंटरनल एनर्जी एट आउटलेट कंडीशन, प्लस फ्लो वर्क विच इज़ नथिंग बट P2 इंटू V2 प्लस अगर आपका कंट्रोल वॉल्यूम W अगर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इस सारे एनर्जी को तो लिख लिया भैया, इस सारे एनर्जी को आप तो लिख लिए हो। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग इनलेट कंडीशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये होगा हाफ C1 स्क्वायर। अब देखो हाफ MB स्क्वायर पढ़ते हो ना, तो भैया मास देखो इनलेट कंडीशन और आउटलेट कंडीशन में दोनों में सेम रहेगा, तो भैया जहाँ जहाँ मास लोगे तो मास वहाँ पर कॉमन आ जाएगा दोनों साइड में। ठीक है, तो इसलिए भैया मान लो यहाँ पर भी मास आएगा और यहाँ पर भी मास आएगा, तो भैया दोनों साइड में जब मास आएगा तो ये मास कट गया, तो इसलिए हम लोग हाफ MB स्क्वायर छोड़ के हाफ C1 स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक है, और वेलोसिटी को यहाँ पर C1 से डिनोट कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी MGH होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे G इंटू Z1, H की जगह Z1 लिख रहे हैं। इंटरनल एनर्जी इज़ नथिंग बट U1 प्लस फ्लो वर्क इज़ P1 इंटू V1, और यहाँ पे Q अपने हीट ऐड कर दिया। तो सेम अगर हम लोग आउटलेट कंडीशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू C2 स्क्वायर प्लस G इंटू Z2 प्लस U2 प्लस P2 इंटू V2 प्लस वर्क W अपने कर दिया। तो ये वाला जो टर्म आता है U1 प्लस V1, इसको एक टर्म इसको नाम बोलते हैं जिसको बोलते हैं क्या, एंथैल्पी। तो U1 प्लस P1 इंटू V1 एक बड़ा सा टर्म निकल के आ रहा था, इसीलिए एक साइंटिस्ट जिसका नाम है मोलियर, उसने बोला भैया इसको मैं क्या बोल दूँगा, एंथैल्पी बोलूँगा। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो और किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि H1, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये आपका हो जाएगा G इंटू Z1 प्लस Q, ये एंट्री कंडीशन में, और आउटलेट कंडीशन में क्या निकल के आएगा, ये आउटलेट कंडीशन में आपका निकल के आ जाएगा S2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो लिखने जा रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, प्लस W। अब इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये जो सारा चीज़ आपने निकाल के लिखा, तो यही इक्वेशन को बोल देते हैं कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर ए ओपन सिस्टम।
ठीक है, कि इनलेट के कंडीशन में इतना सारा एनर्जी एसोसिएट रहेगा और आउटलेट कंडीशन में ये सारे एनर्जी एसोसिएट रहेंगे। तो यहाँ पे आपको जब आप न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे या जो मैं आपको करवाऊंगा तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि H1 H2 Q और W इन सब का जो यहाँ पे यूनिट देकर रखेगा ये यूनिट रहेगा किलो जूल पर केजी में रहेगा। और आपका जितना भी जो आपका काइनेटिक एनर्जी है हाफ C1² या आपका हाफ C2² और GZ1 हो चाहे GZ2 हो तो इसका यूनिट जो रहेगा ये जूल पर केजी में रहेगा। मतलब जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वी विल नॉट फॉरगेट टू कन्वर्ट दिस क्वांटिटी इनटू किलो जूल। भैया सारे यूनिट सेम रहेंगे तब ना आप उसको सॉल्यूशन कर पाओगे, समझ रहे हो। और अगर मान लो अगर यहाँ पे किसी जगह अगर मान लो मास मतलब और भी किस तरह के प्रॉब्लम्स इसमें आ सकते हो। मास जो होता है दोनों साइड में कॉमन था इसलिए कट गया, लेकिन मान लो किसी क्वांटिटी में अगर आपको अलग से क्यू का यूनिट देकर रखा किलो जूल का मतलब क्या हो गया उसने मास को भी मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हो। किलो जूल पर केजी अगर केजी को मल्टीप्लाई करोगे तब ना केजी हटेगा, तो उस कंडीशन में हमें मास को सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिचुएशन न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या निकल के आ गया। तो ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन नथिंग बट दिस इज, आप क्या लिख सकते हो इसको हम लोग लिख सकते हैं H1 प्लस C1² अपॉन 2 इन प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2² अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस W। अब इसको हम लोग अलग अलग डिवाइसेस में कैसे यूज़ करेंगे ये हमें समझना है। अलग अलग डिवाइस जैसे कि मैंने अभी बात किया कौन सा डिवाइस, नोज़ल की बात किया। किसका बात कर रहा हूँ मैं, नोज़ल। तो नोज़ल एक कैसा डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी डिक्रीज। मतलब अगर जिस तरह फ्लूइड अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसका एरिया क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और आपको यही याद रखना है कि जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ेगा उसकी प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने इसको इंसुलेट कर दिया है। इंसुलेट का मतलब क्या है कि जब ये फ्लूइड फ्लो करेगी तो यहाँ से इससे हीट जो भी अगर मान लो अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है अंदर में फ्लूइड का तो ये हीट बाहर नहीं जा सकता नोज़ल का, तो ये शो कर रहा है इंसुलेशन। तो जो नोज़ल का केस में अगर हम लोग इसको लगाते हैं तो कुछ एजम्पशन मान लेते हैं कि सबसे पहले एजम्पशन तो यही रहेगा कि भैया ये स्टडी फ्लो है, ठीक है। स्टडी फ्लो मतलब कि द कंडीशन इज नथिंग चेंज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हीट ट्रांसफ़र भी 0, क्यों इसलिए 0 एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि भैया ये इंसुलेटेड नोज़ल है, समझ में आ रहा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हीट ट्रांसफर 0 और इसमें वर्क भी 0 क्योंकि नोजल आपका एक ऐसा डिवाइस होता है वो वर्क वगैरह कुछ नहीं देता है। सिंपल सी बात है, इसमें एक क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होता है और इसमें फ्लूइड फ्लो कर देता है। तो इस क्रॉस सेक्शनल जो डिक्रीज हुआ है इसके कारण इसमें भैया एक चेंजेस दिखने को मिलता है कि भैया प्रेशर डिक्रीज कर जा रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है। यहाँ पे कोई भी वर्क आपको नहीं मिलने वाला है। अगर ये सेक्शन 2 है और अगर ये सेक्शन 1 है तो अगर 2 का वेलोसिटी C2 है और 1 का सेक्शन का वेलोसिटी C1 है तो C2 विल बी ग्रेटर देन C1। तो आप जब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यहाँ पे ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 लगाओगे, Q 0 W 0 लगाओगे तो देखना कि C1 की वेलोसिटी इतनी कम रहती है, हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। और इसको जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तब यहाँ से C2 आपका निकल के आएगा √2 टाइम्स ऑफ H1 माइनस H2 निकल के आएगा, ठीक है। ये निकल के आएगा, ये सब पुट करेंगे कहाँ पे, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में। दूसरा एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टरबाइन। तो टरबाइन एक कैसा डिवाइस होता है, तो टरबाइन एक ऐसा डिवाइस होता है ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, मतलब इस टरबाइन से हमें वर्क मिलता है, ठीक है। तो ये टरबाइन का एक नोटेशन होता है पिक्टोरियल व्यू, मतलब इस तरह से अगर कहीं नोटेशन दिखता है इट मीन्स व्हाट, दिस इज द टरबाइन, दिस इज नथिंग बट द फ्लूइड विच विल एंटर इनटू द टरबाइन। तो इनलेट कंडीशन में उसकी अगर एंथैल्पी H1 है और जब बाहर चली जाती है उस टाइम एंथैल्पी क्या हो जाती है, H2 हो जाती है। तो एंथैल्पी भी कुछ नहीं, ये U1 प्लस P1 इंटू V1 है, मतलब ये भी एक एनर्जी शो करता है। तो जब H1 एंट्री करेगा फ्लूइड तो उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी और H2 में इसकी एनर्जी कम रहेगी। तो इसमें भी कुछ एजम्पशन मान के चलते हैं कि भैया ये भी स्टडी फ्लो होना चाहिए। क्या फ्लो होना चाहिए, स्टडी फ्लो, ठीक है। टरबाइन के अंदर में जब फ्लूइड एंटर करेगा देखेंगे कि कैसे कैसे टरबाइन से लगे होते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे ये देखना है कि स्टडी फ्लो एनर्जी यहाँ पे इक्वेशन जो होती है ये अप्लाई कैसे करते हैं। सेकंड कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ये भी क्या होगा, ये भी 0 होने वाला है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये भी 0 होने वाला है और हीट ट्रांसफ़र भी इसमें 0 होने वाला है। तो जब आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इस पर लगाओगे तो वहाँ पर देखना आपको वर्क डन निकल के आएगा यहाँ पे नथिंग बट दिस इज़ द H1 माइनस H2, ठीक
ठीक है, एंथैल्पी का डिफरेंस निकल के आएगा। और एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंप्रेसर। कंप्रेसर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कंप्रेस द किसको, मतलब जो गैस होता है, गैस को कंप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। तो कंप्रेसर करता क्या है कि जो गैस रहता है उसका अगर प्रेशर P1 है तो P1 से उसको प्रेशर बढ़ा के P2 कर देता है। और जब प्रेशर बढ़ाता है ना तो ऑटोमेटिकली अगर टेम्परेचर T1 रहता है इनलेट कंडीशन में तो टेम्परेचर T2 भी उसका बढ़ जाता है। तो जो अगर कंप्रेशर का नोटेशन अगर आपको कहीं इस तरीके से अगर नोटेशन दिख गया तो इसका मतलब हो गया ये कंप्रेशर है। और कंप्रेशर इज़ अ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, मतलब अगर आप इस पर वर्क जब तक दोगे नहीं तब तक ये कंप्रेशर चलेगा नहीं। जैसे आपका घर का जो पंखा है जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे क्या वो चलेगा, नहीं चलेगा ना। उसी तरह कंप्रेसर को भी चलाने के लिए हमको बाहर से वर्क देना पड़ेगा। तो इस केस में भी जो हम लोग एजम्पशंस मान के चलते हैं, क्या एजम्पशन रहता है आपका यहाँ पे कि जो कंप्रेसर रहेगा उसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो करेगा वो उसमें स्टेडी फ्लो रहेगा। देखो स्टडी फ्लो तो यार स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ही इस बेसिस पे बना है। तो फर्स्ट तो रहेगा ही, इसमें भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है ये भी जीरो रहेगा। और कंप्रेशर को हम लोग इंसुलेटेड मान लेंगे इसलिए हीट ट्रांसफर इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इस पर सारा वैल्यू पुट कर दोगे वहाँ पे तो यहाँ पे जो वर्क इनपुट निकल के आएगा कि जो हम लोग वर्क देने वाले हैं वो कितना देंगे, H2 माइनस H1 देने वाले हैं, ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब हम लोग सारे चीज़ को एक एक चीज़ हम लोग क्लास नोट से डिस्कस करने वाले हैं और आप वहाँ से क्या करोगे, वहाँ से आप नोट्स बनाओगे स्क्रीनशॉट लेकर, ओके। अब देखो आपको नोट्स यहाँ से बनाना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और फिर आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो ये फ्रॉम ईयर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे कोई भी कंडीशन जो है विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एजम्पशंस पढ़ा था कि जो इनलेट में जो आपकी एनर्जी मास रहेगा वो और आउटलेट में ये दोनों सेम रहेंगे। ये मास फ्लो रेट की बात करेंगे। एंट्री में जो और एग्जिट में जो एनर्जी रहेगा वो भी सेम रहेगा। और जो फ्लूइड जो भी एंटर कर रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में उसका जो फेज़ रहेगा विथ टाइम के साथ ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। और इसका फेज मतलब क्या, स्टेट कौन कौन सा, जैसे कि स्टेट जनरली लिक्विड, गैस और सॉलिड होता है। हम लोग तीन ही स्टेट के बारे में बात करते हैं, प्लाज्मा वगैरह रेयरली बात करते हैं। तो भैया कंट्रोल वॉल्यूम में क्या एंटर करेगा, लिक्विड नहीं तो गैस एंटर कर सकता है, ठीक है। तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होने वाली है। और क्या बोला यहाँ पे कि जो द रेट एट विच हीट एंड वर्क जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं कंट्रोल वॉल्यूम में वो भी टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगे। मतलब जैसे आपने देखा था ना कि वहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट ऐड किया जा रहा था और डब्ल्यू वर्क कर रहे थे, तो ये भी टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला है। तो कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम होता है, जैसे देखो ये क्या एक कंट्रोल वॉल्यूम है, इसी में हम लोग देखेंगे कि कौन क्या एंटर कर रहा है क्या एग्जिट कर रहा है। ये देखो नोजल के केस में ये कंट्रोल वॉल्यूम बन गया कि क्या एंट्री हो रहा है क्या एग्जिट हो रहा है। तो ये एक ऐसा वॉल्यूम होता है जो स्पेशल इंटरेस्ट हम लोग का रहता है फॉर पर्टिकुलर एनालिसिस। जैसे कि हम लोग कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, मास फ्लो रेट, एनर्जी इनलेट और आउटलेट के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। और उससे जो सरफेस रहता है कंट्रोल वॉल्यूम का, उस सरफेस को हम लोग बोल देते हैं क्या, कंट्रोल सरफेस, ठीक है। तो ये तो कंट्रोल सरफेस हो गया, आउट जो आपका घिरा हुआ रहता है कंट्रोल वॉल्यूम का, और ये पूरा हो गया कंट्रोल वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, घर का जो आपका अंदर वाला पूरा जो पार्ट रहता है उसको आप कंट्रोल वॉल्यूम बोल सकते हो, और जो दीवार सब रहेगा वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल सरफेस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने फ्लो वर्क देखा था कि फ्लो वर्क नथिंग बट कि फ्लूइड को यहाँ पे एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए भैया हमें कुछ यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, पीछे में एक इमेजिनरी क्या मान लेते हैं, पीछे में एक इमेजिनरी पिस्टन मान लेते हैं कि ये पिस्टन पीछे से पुश करेगा इस मॉलिक्यूल्स को, तभी यहाँ पे ये एंटर करेगा और ये तभी यहाँ से जाके एग्जिट करने वाला है। तो फ्लो वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/V1 लिख सकते हैं। P1 V1 ये इनलेट का और P2 V2 रहेगा आपका आउटलेट कंडीशन का, ओके। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस भी बोल सकते हैं। ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है और ये अप्लाई होता है किसके लिए, ओपन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे देखो एनर्जी और मास दोनों इनलेट एंट्री कर रहा है और दोनों एग्जिट भी हो रहा है। तो ये कैसा सिस्टम हो गया आपका, ये ओपन सिस्टम हो गया, ओके। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर ये कोई कंट्रोल वॉल्यूम है जिसमें फ्लो कैसा है, इसके अंदर फ्लो जो स्टडी फ्लो है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट ऐड हो रहा है और ये डब्ल्यू वर्क आउटपुट दे रहा है। ये डेटा मतलब आप ग्राउंड से कोई भी कंट्रोल वॉल्यूम का हाइट को मेजर कर रहे हो, तो ये अगर सेक्शन 1 है तो इसकी हाइट को आपने Z1 ले लिया, ये सेक्शन अगर 2 है तो इसकी हाइट यहाँ से Z2 ले लिया। फिर E1 हो गया आपका इनलेट कंडीशन में इंटरनल एनर्जी, P1 प्रेशर हो गया, V1 वॉल्यूम हो गया, C1 वेलोसिटी, Z1 हो गया डेटा। और सेम कंडीशन में इस तरीके से यहाँ पे 2 सेक्शन के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना भैया और इसको नोट्स बनाना है, ओके।
अब देखो उसके बाद मैंने क्या बोला कि देखो एनर्जी कैरिड इनटू द सिस्टम, कि भैया कौन कौन सी एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर कैरी कर रहा है आपका लिक्विड, उसको समेशन लिखना। तो ये सारे एनर्जी काइनेटिक, पोटेंशियल और इंटरनल होता है। फ्लो वर्क आपको P1 इंटू V1 हो गया, Q आपका हीट हो गया, और एनर्जी कैरिड आउट ऑफ द सिस्टम, मतलब कौन कौन सा एनर्जी आपका फ्लूइड जो है वो बाहर लेके जा रहा है सिस्टम के साथ, ये हो गया, ये फ्लो वर्क हो गया, और ये W हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हो, हाफ C1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी GZ1, इंटरनल एनर्जी E1 हो गया, फ्लो वर्क आपका P1 V1 और हीट हो गया Q, और सेम कंडीशन आपका हो गया आउटलेट कंडीशन के लिए। और E1 प्लस P1 V1 को नथिंग बट दिस इज द इंथैल्पी, ये किसने दिया था, मोलियर ने दिया था कि भैया इतना लंबा टर्म का क्यों यूज़ कर रहे हो, इसको इंथैल्पी का टर्म दे दो ना, और इसको भैया E1 प्लस V1 की जगह आप इसको H1 ले लो, ठीक है। तो उसके बाद ये जो निकल के आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। एंड दिस इक्वेशन वी आर यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, लाइक नोजल में हम लोगों ने अभी देखा था कि कैसे इसको हम लोग यूज़ करेंगे, कुछ कंडीशन को अप्लाई करके, फिर टरबाइन में देखा था, फिर कंप्रेशर में देखा था, फिर इसका जो यूज़ होता है ये कंडेंसर और बॉयलर में भी होता है, ठीक है, वो भी हम लोग आगे करेंगे डिस्कस। तो यहाँ पे मैंने फिर क्या बोला कि अगर जो H1 H2 और Q और W इसका यूनिट अगर किलो जूल पर केजी में रहे हैं, और इन सब का यूनिट जो है जूल पर केजी में है, तो एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल वी हैव टू कन्वर्ट जूल इनटू किलो जूल, तब जाके भैया ये सॉल्यूशन होगा प्रॉब्लम्स का। जब मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा प्रॉब्लम्स का, तब वहाँ पे आप लोग इसको एग्जाम्पल देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नोट क्या लिखा कि इफ़ मास इज गिवन इन द क्वेश्चन देन डू नॉट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई इन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अगर कहीं आपको लगता है मास सिस्टम में दिया हुआ है, तो आप बड़े अच्छे से देखना कि किस जगह मास का मल्टीप्लिकेशन हुआ, किस जगह नहीं हुआ है। जहाँ पे नहीं रहेगा यू हैव टू मल्टीप्लाई फ्रॉम दैट क्वांटिटी विथ मास, ओके। अब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो भैया वेरियस प्रोसेस, जैसे कि नोजल के लिए अगर हम लोग को अप्लाई करना है, तो नोजल जो होता है ये कुछ नहीं, एक क्रॉस सेक्शन, वेरिंग क्रॉस सेक्शन, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन मतलब कि यहाँ पे ये सर्कुलर सेक्शन है और ये भी सर्कुलर सेक्शन है। कहाँ का एरिया ज़्यादा भैया, अगर यहाँ का डायमीटर D2 है, यहाँ पे D1 है, तो भैया D2 कम है, तो भैया इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें क्या क्या एजम्पशन पहले मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, स्टडी फ्लो, हीट ट्रांसफर जीरो क्योंकि ये इंसुलेटेड रहता है, वर्क डन जीरो, और C1 का वेलोसिटी बहुत ही कम रहता है C2 से। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जब आप यहाँ पे लगाओगे, तो यहाँ पे हम लोग C1 को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से C2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिवाइस क्या देखा था हम लोग, टरबाइन। टरबाइन क्या होता है, ये भैया वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, ये टरबाइन एक वर्क प्रोड्यूस करता है। उसके बाद यहाँ एक शाफ्ट रहता है, इस पर हम लोग लगा देते हैं कि जनरेटर, और जनरेटर रोटर करके भैया रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये टरबाइन का एंट्री पॉइंट हो गया, ये एग्जिट पॉइंट हो गया। इसमें हम लोग कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं, जैसे कि कौन कौन सा एजम्पशन, स्टडी फ्लो या जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही जीरो लेके चलते हैं। हीट ट्रांसफर जीरो, वाई, बिकॉज वी एज्यूम द टरबाइन एज अ इंसुलेटेड सिस्टम, ओके। और यहाँ पे जब ये इक्वेशन लगाओगे तो यहाँ पे वर्क डन निकल के आ जाएगा H1 - H2। कंप्रेसर का केस में, कंप्रेसर कैसा डिवाइस होता है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है, मतलब जब तक इसको बाहर से वर्क दोगे नहीं तब तक ये चलेगा नहीं। और ये क्या करता है, गैसेस का प्रेशर P1 से बढ़ा के P2 कर देगा, ठीक है, मतलब P2 का प्रेशर विल ग्रेटर देन फ्रॉम प्रेशर P1। और टेम्परेचर अगर T1 है तो भैया प्रेशर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन पहले अप्लाई करोगे, ये सारे कंडीशन यहाँ पे लगाओगे, देन आफ्टर द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर कंप्रेसर विल बी कम आउट, वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल H1 - H2, ओके। तो H2 जो यहाँ पे रहता है ये ज़्यादा रहेगा और H1 जो रहेगा कम रहेगा, क्योंकि हम लोग एनर्जी दे के H1 को H2 कर रहे हैं, मतलब जब हम लोग एनर्जी H1 में ऐड करेंगे तो H2 बढ़ जाएगा। तो जब H1 - H2 जब आप निकालोगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि H2 ज़्यादा रहेगा। तो निगेटिव आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा कि मैंने जो है कंप्रेसर पे वर्क किया है, ठीक है, तब जाकर कंप्रेसर चला मेरा। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर वर्क इनपुट लिखने के लिए आ जाए कि मैंने कितना वर्क दिया, तो माइनस यूनिट तभी हटेगा ना जब भैया H2 को पहले लिखोगे और H1 को बाद में लिखोगे। आई होप पूरा आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्टडी स्टेट भी समझ में आ गया होगा, फ्लो वर्क क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कुछ डाउट अगर आप लोगों को लग रहा है तो भैया कमेंट सेक्शन खुला आप लोगों के लिए, ज़रूर उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हो। और अगर लगे कुछ बेनिफिट है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।